तो बच्चों, आज हम 11th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर या कहें पहले यूनिट के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे आपसे। पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और इसके अंतर्गत 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर आपका द लिविंग वर्ल्ड, जो एक जनरल चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, फोर्थ है एनिमल किंगडम। शुरुआत के 3 चैप्टर बॉटनी के चैप्टर्स माने जाते हैं, डेडिकेटेड है बॉटनी को। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये जान लें कि एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यूनिट जहाँ पे यूनिट के बारे में बताया गया है उस जगह पे। उसके बाद हम एक एक करके चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। तो जो जहाँ पे यूनिट दिया हुआ है उस जगह पे कुछ इंट्रोडक्टरी बातें लिखी हुई हैं। अब जैसा आप पढ़ते आते हो कि पहली चीज़ उसमें बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आप ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हो कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग फॉर्म्स बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन और मॉडिफाई कर दी गई है, एडवांस कर दी गई है। स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑन अर्थ। डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स क्या हैं? यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, प्लांट, एनिमल्स, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और लाइफ प्रोसेसेस क्या है? जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या केमिकल रिएक्शंस के अलावा जो दूसरे प्रोसेस होते हैं, मूवमेंट, लोकोमोशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस टाइप की जो प्रोसेसेस हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो पहली डेफिनेशन है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑन अर्थ। और बायोलॉजी में हम इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ लिविंग ऑन अर्थ एक दूसरी कहानी हो सकती है। स्टोरी इज एनीथिंग दैट इज फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। स्टोरी में क्या होता है? शुरुआत से अंत तक सारी चीज़ें होती हैं। तो लिविंग की जो स्टोरी है अर्थ पे, अब लिविंग की स्टोरी बताने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमें लिविंग का इवोल्यूशन समझना पड़ेगा। तो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ ये इंपॉर्टेंट है। तो एक डेफिनेशन ये भी है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ। तो एक जनरल डेफिनेशन है बायोलॉजी की, स्टडी ऑफ लिविंग, और 3 डेफिनेशंस ये हैं। अब इसमें सारे डेफिनेशंस में आखिरी में लिखा हुआ है ऑन अर्थ। तो ऑन अर्थ लिखने का मतलब ये है कि अभी जो लिविंग की स्टडी हम करते हैं वो अपने प्लेनेट के लिविंग की करते हैं। क्या दूसरे प्लेनेट्स पे लिविंग पॉसिबल है? तो इस पे रिसर्च लगातार चल रही है, लगातार लोग जा रहे हैं, लगातार स्पेस विजिटर्स जा रहे हैं। और अगर हम लाइफ की स्टडी या उसकी पॉसिबिलिटी दूसरे प्लैनेट्स पे स्टडी करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। मतलब लाइफ आउटसाइड द अर्थ, धरती के बाहर कोई भी प्लैनेट है वहाँ लाइफ है कि नहीं है, इस पे डिबेट है। स्पेस विजिटर्स जाते हैं तो उसमें बायोलॉजिस्ट भी जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट हैं वो जाते हैं हर स्ट्रीम के। तो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन में थोड़ी सी ये बात बताई गई है। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ही एक दूसरी चीज़ बोली गई है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने ह्यूमन को अमेज किया। ह्यूमन के बिहेवियर को किसने मतलब अमेज किया कि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, ये एक चीज़ हो गई। ह्यूमन का जो ब्रेन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा डेवलप है। तो वो चीज़ उसने ह्यूमन को इस चीज़ के लिए क्यूरियस किया कि वो स्टडी करे लिविंग के बारे में। जो अर्ली ह्यूमन था आपका, अर्ली ह्यूमन आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता था एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इनके बीच में आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता था। मतलब लिविंग, एनिमेट लिविंग, इनएनिमेट मतलब जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, हवा, पानी, पत्थर, चट्टान, ये सारी चीज़ें। ये अर्ली ह्यूमन का बिहेवियर था। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का ब्रेन डेवलप हुआ, सोसाइटीज एस्टेब्लिश होना शुरू हुई, ह्यूमन के जो स्टडीज़ का पैटर्न है वो भी बदलना शुरू हो गया। तो ह्यूमन
क्यों इतना क्यूरियस हुआ, क्यों जागरूक हुआ? इसके पीछे उसका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है डेवलप्ड ब्रेन की वजह से, और एक चीज़ और, जो अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी है, इसने सरप्राइज किया ह्यूमन को। अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी। दूसरी चीज बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? क्यूरियोसिटी। तीसरी चीज एक और बिहेवियर, फियरफुलनेस। फियरफुलनेस। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि डर कैसे उसकी स्टडी को पावरफुल बनाया। डर इस तरह से, मान लो कोई प्लांट है, कोई XYZ प्लांट है, उसको किसी इंसान ने, अर्ली ह्यूमन ने खा लिया और वो पॉइजनस निकला। अब पॉइजनस निकला तो वो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो उसने दूसरे ह्यूमन को बताया कि इस पौधे को नहीं खाना है। इन द सेम मैनर किन एनिमल से बचना है? कौन से स्मॉल एनिमल वेनमस हैं, पॉइजनस हैं, उनके अंदर जहर है। तो जो फियरफुलनेस है, इसने इंसान को ज़्यादा क्यूरियस बनाया और उसने अपनी स्टडी को और आगे जारी रखा। और इसके अलावा उसको बहुत सारे अवशेष मिले, जिसको आप कह सकते हो चौथे नंबर पे मोनूमेंटल स्टडीज। अब मोनूमेंटल स्टडीज शुरुआत में जो है वो जो ऐसे अवशेष आते जाते घूमते फिरते मिलते थे वो, और आज के टाइम में जो मोनूमेंटल स्टडीज हैं वो फॉसिल के मदद से होती हैं। फॉसिल रिकॉर्ड जो होते हैं उनको आप मोनूमेंटल स्टडीज का एक पार्ट कह सकते हो। माइनिंग साइट्स पे बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं आज के टाइम में भी। तो ये सारी चीज़ें जो अर्ली ह्यूमन है उसका बिहेवियर था इस तरह का, और ये क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। अब इसमें क्या है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ तो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जो सिर्फ ह्यूमन की स्टडी कर रही थी, और कुछ सोसाइटीज ऐसी थी जो एंटायर लिविंग सिस्टम की स्टडीज कर रही थी। तो जो एंटायर लिविंग सिस्टम स्टडी कर रही थी वो ज़्यादा एडवांस्ड मानी गई। वहाँ पे बायोलॉजी ज़्यादा एडवांस हुई, बायोलॉजी का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। और जो सोसाइटीज़ सिर्फ ह्यूमन के ऊपर फोकस थी उनको एंथ्रोपोजेनिक सोसाइटीज कहते हैं। अगर एंथ्रोपोजेनिक का मतलब, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो जो इंसानों की स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी है। इंसान से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है वो एंथ्रोपोलॉजी है। तो कुछ सोसाइटीज एंथ्रोपोजेनिक व्यू की थी और कुछ सोसाइटीज जिन्होंने पूरी बायोलॉजी को स्टडी किया। और ये आज के टाइम में वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है, जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बात बताई गई है, कि ऑल लाइफ चाहे वो कभी थी किसी ज़माने में, यानी पास्ट की लाइफ, चाहे वो आज कोई लाइफ है, प्रेजेंट है, और चाहे कोई लाइफ फ्यूचर में होगी, ये किसी ना किसी डिग्री पर एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आज भी बैक्टीरिया बहुत सिंपल है और ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ लेवल ऐसा जरूर है जहाँ पे दोनों सेम है। जैसे मसलन एक एग्जांपल ले लें, हमारी जो जीनोम है, हमारे जो कोडान्स हैं वो 64 हैं, और बैक्टीरिया के भी 64 हैं, और सेम कोडान्स हैं, कोडिंग सीक्वेंस एक जैसा है। बीच के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोटिक, सबका सेम पैटर्न है। तो कुछ ना कुछ लेवल पे सारे ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, चाहे प्रेजेंट लाइफ हो, चाहे पहले लाइफ थी, या फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी कि नई लाइफ ओरिजिनेट होगी। ठीक है, तो ये इससे एक चीज ये निकल के आती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे पास्ट के हों, चाहे प्रेजेंट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, क्या है? इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है कुछ ना कुछ लेवल तक शेयर जरूर करते हैं। अब एक चीज और इसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दी हुई है, वो ये है कि जो रिलेशन है वो वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या है। वर्टिकल रिलेशन और हॉरिजॉन्टल रिलेशन का मतलब क्या है, ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में बताई गई हैं। तो आप जब यूनिट खोलोगे तो वहां पे आप एक बार पढ़ लो। स्पीसीज, इसके बाद हायरार्की में आता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अगर एनिमल है तो उसके लिए फाइलम यूज होता है, अगर प्लांट है तो उसके लिए डिवीजन,
और इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो है किंगडम। अब ये रिलेशन है, स्पीसीज के इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और सिमिलर स्पीसीज मिलके जीनस बनाती हैं, सिमिलर जीनस मिलके फैमिली बनाते हैं, सिमिलर फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती हैं, कई सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, कई सारे सिमिलर क्लास मिलके एक फाइलम या डिवीजन बनाते हैं और फिर किंगडम बनता है। तो ये भी रिलेशन है एक तरह का, सिमिलरिटीज के बेसिस पे है। यहाँ जो इंडिविजुअल होंगे इनमें सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा होगी, जीनस में सिमिलरिटी कम होगी, इसमें सिमिलरिटी थोड़ा और कम होगी, ऑर्डर में और कम होगी, क्लास में और कम होगी, फाइलम में और कम होगी, किंगडम जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे सिमिलरिटी का लेवल कम होता जाएगा, जैसे जैसे कैटेगरी हायर होगी और सिमिलरिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। इस तरह का रिलेशन जहाँ पे ये सारी कैटेगरीज हम एक साथ स्टडी करते हैं इसको वर्टिकल रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल रिलेशन है। अब हॉरिजॉन्टल रिलेशन का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल रिलेशन का मतलब है कि कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कैसे रिलेटेड है या फिर तीसरी स्पीसीज से कैसे रिलेटेड है। इसी तरह एक जीनस दूसरे जीनस से कैसे रिलेटेड है, तीसरे जीनस से कैसे रिलेटेड है, एक फैमिली दूसरी फैमिली से कैसे रिलेटेड है या फिर तीसरी फैमिली से कैसे रिलेटेड है, एक ऑर्डर दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तीसरे से कैसे, या और भी बहुत सारे। फिर क्लास की बात करें, एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे रिलेटेड है, दूसरी तीसरी से कैसे रिलेटेड है। इसी तरह फाइलम या डिवीजन की बात कर लें तो इनमें भी आपस में इंटर रिलेशन होगा, और इसी तरह किंगडम की बात कर लें तो इनमें भी आपस में इंटर रिलेशन होगा। और इस तरह का जो रिलेशन होगा, आप देख पा रहे हो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से रिलेटेड है, एक जीनस दूसरे जीनस से कुछ ना कुछ लेवल तक रिलेटेड है। जैसे आप एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं कि कैट और टाइगर दोनों के जीनस अलग हैं लेकिन फैमिली एक ही है। इसका मतलब जीनस जो है, जो दोनों के जेनरा हैं, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी जरूर होगी, तभी तो एक फैमिली में रखा गया इनको। तो इस तरह के रिलेशन जो है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन। तो दो तरह के रिलेशन हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बात यूनिट के शुरुआत में बताई गई। अब हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड और इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं, तो जो सिलेबस नई एनसीईआरटी का है प्रेसाइज्ड कंसाइज्ड उसको हम पढ़ेंगे, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो क्यूरिकुलम है, जो अभी प्रोस्पेक्टस आया है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं एनटीए के, उसके हिसाब से नई एनसीईआरटी ही मान्य होगी, नई एनसीईआरटी फाइनल है, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। थैंक यू।